बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ टॉक में मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान फलक कादिर। आपको प्रोग्राम में वार्मली वेलकम करती हूं। नाज़रीन, आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। मसला तो काफ़ी जो है कॉमन है, बहुत आम सा मसला है, पर इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, किस तरीके से हम अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं और किस तरीके से हम अपने जो आपकी क्रॉनिक डिजीज़ होती हैं या फिर आपकी नॉन इन्फेक्शस डिजीज़ होती हैं, इनसे हम बच कैसे सकते हैं। और जो लोग खुदा न ख्वास अगर उनको शुगर है, उनको हाइपरटेंशन है, किडनी का मसला है, दिल का मसला है, तो वो अपनी प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, अपनी बीमारियों को स्टैटिक कैसे कर सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पर मसला ये होता है कि जब आपको शुगर होता है या आपको ब्लड प्रेशर होता है या फिर आपको स्टमक इश्यूज़ होते हैं, तो लोग ये समझते हैं कि बस अब हमारी ज़िंदगी जो है वो बस किसी काम की नहीं रही, अब हम जो है वो बीमार ही रहेंगे और कंटिन्यूसली उनको इश्यूज़ होते हैं। बट ऐसा है कि अगर आप खुदा न खास शुगर में मुब्तला हैं, किडनी का इशू है आपको, उसको हम स्टैटिक कर सकते हैं, आप उसके साथ भी ज़िंदगी नॉर्मल गुजार सकते हैं। प्रोग्राम में आज मुझे 2 माहिर डॉक्टर्स ने ज्वाइन किया है जिनकी स्पेशलिटी जो है वो मैं आपको बताती चलूँ कि मेरे साथ प्रोग्राम में आज डॉक्टर आमिर कमाल मौजूद हैं। ही इज़ अ डायबिटोलॉजिस्ट एंड जनरल फिजिशियन है, एंड इसके साथ साथ डॉक्टर नुमान शरादी, ही इज़ अ कंसल्टेंट डेंटल सर्जन। डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री से इनका ताल्लुक है। वार्मली वेलकम बोथ ऑफ यू इन द प्रोग्राम। ये शुगर का जो मसला है ये बहुत कॉमन है और अगर किसी को होता भी है तो लोग उसको बहुत नॉर्मल लेते हैं, जबकि कहते हैं कि शुगर जो है वो सारी बीमारियों की माँ है, जड़ है। एक बार अगर आपको शुगर होता है तो आपकी हीलिंग बहुत स्लो हो जाती है, आपको बहुत सारे मसले हो जाते हैं, हाइपरटेंशन भी होता है, फिर कार्डियक इश्यूज़ भी होते हैं। और बेचारे शुगर के जो मरीज़ होते हैं उनको तो जब खुदा ना खास हार्ट अटैक होता है तो उनको पता ही नहीं चलता है, उनको तकलीफ़ ही नहीं होती है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल करूंगी, हमारे जो नॉर्मल लोग देख रहे हैं, जो नॉन मेडिकल लोग हैं, उनको बहुत आसान से अल्फाजों में बताइएगा कि क्या है शुगर। जी फलक, थैंक यू सो मच फलक। पहले तो आपका इनविटेशन का और ये जनरल जो अवेयरनेस प्रोग्राम है बहुत एक हॉट टॉपिक है आम पब्लिक के लिए। देखिए, आम लफ्ज़ों में डायबिटीज़ है क्या, हर पेशेंट ये जानना चाहता है कि डायबिटीज़ है क्या। बस एक सादा सा जुमला मैं यहाँ बोलूँगा, नॉर्मल ग्लूकोज वैल्यू से ज़्यादा जो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो डायबिटीज़ कंसीडर किया जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन खड़ा होता है कि डायबिटीज़ कौन सी वैल्यूज़ नॉर्मल है। अगर सुबह निहार मुँह शुगर आपकी 126 से ऊपर आ रही है तो आप डायबिटीज़ डायग्नोस होंगे, और अगर खाने के बाद 200 से ऊपर आ रही है तो आप डायबिटीज़ डायग्नोस होंगे। अगर नॉर्मल वैल्यूज़ की बात करें, एक आम आदमी के लिए जानने के लिए ज़रूरी है कि वैल्यू 100 से नीचे होनी चाहिए, 65 से 100 ये एडीए की रिकमेंडेशन है। 65 to 100 दिस अ नॉर्मल नॉर्मल ग्लूकोज वैल्यू। और इसी तरह अगर रैंडम में बात करें तो 110 to 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ये नॉर्मल वैल्यूज हैं शुगर की। लेकिन कट ऑफ जो डायग्नोस्टिक है शुगर का वो है आपका याद रखें, फास्टिंग में 126 या 126 से ज़्यादा और रैंडम में 200 या 200 से ज़्यादा। ओके डॉक्टर साहब, इसको और मज़ीद सिंपल कर देते हैं कि अगर आप लोग सुबह निहार मुँह उठते हैं, लाइक आपने कुछ नहीं खाया, आपने पानी तक नहीं पिया, और आपने अगर अपना शुगर टेस्ट किया और वो अबव आपका 120 आ गया, तो आप जो है वो डायबिटिक है, मतलब डायबिटिक पेशेंट है। और अगर आफ्टर ईटिंग कोई भी आपने डाइट ले ली, फ्रूट ले लिया, उसके बाद आपका अबव 200 है तो आप जो है वो खुदा ना खास आपको शुगर है। सही है, बहुत सिंपल वर्ड्स में, और डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात बताई है। तो डॉक्टर साहब, अगर कोई छोटे बच्चों को भी इस तरह के मसले मसाइल होते हैं तो चले, जब एज बड़ी होती है तो हमें इन बीमारियों की तरफ हमारा दिमाग जाता है कि हो सकता है ब्लड प्रेशर हो सकता है शुगर हो, पर छोटे बच्चों में जब ये चीज़ें फील होती हैं तो क्या सिम्टम्स आते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फलकी। असल में यहाँ पे बहुत ज़रूरी समझना है कि डायबिटीज़ की 2 मेजर किस्में हैं, एक टाइप 1 एक टाइप 2। अच्छा, छोटे बच्चों में अमूमन तौर पर टाइप 1 डायबिटिक ज़्यादा पाई जाती है। यहाँ पे एक जुमला याद रखें, तमाम लोग सुन रहे हैं हमारे, ये ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा टाइप 1 ही हो, वो टाइप 2 भी हो सकता है, लेकिन अमूमी तौर पे टाइप 1 बहुत पाया जाता है। टाइप 1 में अमूमन बच्चे जब हमारे पास आते हैं तो वालिदैन जो बच्चों को लेकर आते हैं तो बच्चा बड़ा क्रिटिकल होता है। क्रिटिकल से मुराद ये है कि डॉक्टर साहब बच्चा पिछले 10 दिन 15 दिन से सख्त बीमार है, उल्टी बहुत कर रहा है, पेट में बहुत दर्द है, पेशाब इसको बार बार आ रहा है, कमज़ोरी नकात बहुत ज़्यादा है। तो ये जो अलामतें हैं, जो आम लफ्ज़ों में कहें शिद्दत वाली अलामत,
یہ اگر بچوں میں ڈیولپ ہے، خاص طور پہ پیشاب کا زیادہ آنا، پیٹ کا درد ہونا، الٹی کا احساس یا فیور کا ہائی گریڈ ہونا ساتھ میں، تو ہم سسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ٹائپ 1 کی طرف بچہ جا سکتا ہے. اور خاص طور پہ اس میں فیملی ہسٹری جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ رکھتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ٹائپ 2 جو عموماً اگر ہمیں ملتا ہے تو ٹائپ 2 کے پیشنٹ میں عموماً طور پہ بہت ایگریسو سمٹمز نہیں ملتے ہمیں. بعض دفعہ پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے، ڈاکٹر صاحب میرا زخم نہیں بھر رہا. بعض دفعہ پیشنٹ آتا ہے، ڈاکٹر صاحب میں بہت ویک محسوس کر رہا ہوں، میرے میں انرجی نہیں ہے. اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوا ہے فلک کہ ہم نے پیشنٹ کو دیکھ رہے ہیں، اس کے ساتھ اٹینڈنٹ کو دیکھا اور اٹینڈنٹ کی شوگر اچانک چیک کی تو شوگر 500 اور 600 پہ، بٹ سمٹم لیس، کوئی علامت نہیں. تو یہ اسی لیے شوگر کو ہم بیسیکلی کہتے ہیں خاموش قاتل. تو یہاں پر اس پلیٹ فارم سے میں ایک میسج دینا چاہتا ہوں، اگر آپ کا وزن زیادہ ہے، آپ کے ریلیٹیو میں سے کوئی جو فرسٹ ریلیٹیو ہیں ان میں سے کوئی ڈائبٹک ہے اور آپ کی عمر 40 سال سے اوپر فیکٹر میں جا رہی ہے، تو آپ اپنے مالج سے ضرور مشورہ کریں کہ کہیں آپ کو شوگر کے کوئی خدشات تو نہیں ہیں. اوکے، بارڈر لائن پر بھی چیک کر سکتے ہیں. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے کہ اگر کسی کی ایج 40 ہے یا اس سے زیادہ ہے یا اس کا وزن بھی زیادہ ہے، سو ایک ٹیسٹ آتا ہے جو آپ کا ٹوٹل آپ کا دکھا دیتا ہے کہ آپ کی باڈی کے اندر جو شوگر لیول ہے وہ کیا ہے. اس کو کہتے ہیں ہم HbA1c. HbA1c کروا لیں آپ لوگ، مطلب سستا سے ٹیسٹ ہے، وہ ایک بار کروا لیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کی بارڈر لائن کیا ہے، کہاں کھڑے ہوئے ہیں آپ. سو ڈاکٹر صاحب جو ہے شوگر کی بات آپ نے کی تھی اور یہ بات بھی کہی کہ جو شوگر کے مریض ہوتے ہیں ان کی ہیلنگ بہت سلو ہوتی ہے. تو ہیلنگ سے مجھے ڈاکٹر نعمان شرازی سے میں سوال کروں گی کہ ڈاکٹر صاحب آج بہت ہی اہم بات کر رہے ہیں ہم ڈائبٹیز کی. تو ڈائبٹیز کا اور ڈینٹل سرجری کا کتنا تعلق ہے؟ ویسے تو بہت گہرا تعلق ہے کہ ہیلنگ جو ہے وہ نہیں ہوتی، اور دانتوں کا جو مطلب پروسیجر ہوتے ہیں دانتوں کے، ویسے بھی تھوڑے ہیلنگ میں ٹائم لیتے ہیں. تو ذرا بتائیے گا کیا کنیکشن ہے ان کا؟ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر فلک، آپ کا پروگرام میں انوائٹ کیا آپ نے. بالکل ڈاکٹر صاحب نے بہت امپورٹنٹ بات کی کہ یہ ہمارے سوسائٹی کے اندر یہ بہت زیادہ فریکوینٹ ہے یہ ڈائبٹیز، اور بہت ساری کنڈیشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان ڈائگنوزڈ کیسز ہوتے ہیں. اور ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان کے مسوڑوں کی حالت بہت زیادہ خراب ہے، جنجائیول بلیڈنگ ہے جس کو ہم پیریوڈونٹائٹس کہتے ہیں، مسوڑوں کی بلیڈنگ ہونا. تو وہ مسوڑوں کی بلیڈنگ سے پریشان ہوتے ہیں، اور پھر جب ان کی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے، ان کے دانتوں اور مسوڑوں کی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے ہم ان کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنا ڈائبٹیز کا ٹیسٹ کروائیں. تب وہ جا کر کہیں ڈائگنوز ہوتا ہے کہ ان کو ڈائبٹیز ہے. تو اس سے پہلے ان کو پتہ نہیں ہوتا. تو یہ بہت نمبر آف پیشنٹس ایسے ہیں جو ان ڈائگنوز سروائیو کر رہے ہیں اور ان کو نہیں پتا کہ میں ڈائبٹک پیشنٹ ہوں. تو پھر وہ اس کے لحاظ سے وہ ایکسرسائز بھی نہیں کرتے، لائف اسٹائل چینج کرنا اور دیگر چیزیں جو اس کے لیے ضروری ہوتی ہیں. جہاں تک ڈینٹل کا آپ نے پوچھا، ڈیفینیٹلی بالکل ایسا ہے کہ ڈائبٹک پیشنٹس کے اندر ہیلنگ بہت زیادہ سلو ہو جاتی. ایون سرجیکل کیسز کے اندر، چونکہ ڈاکٹر عیسیٰ ڈینٹل سروسز سے میرا تعلق ہے، تو ہم وہاں ہر طرح کی اورل سرجریز آفر کرتے ہیں. تمام کے تمام پروسیجرز وہاں پر سارے ہوتے ہیں اورل سرجری سے ریگارڈنگ. تو اس سرجری کی پروسیس کے دوران اس طرح کے پیشنٹس کے لیے جو ڈائبٹک پیشنٹ ہیں یا جو کرونک ڈائبٹیز جن کو ہے، ان کو خاص طور پر ہم پہلے اس کا ٹیسٹ کرواتے ہیں کہ اس کی ریڈنگز چیک کریں، اور تاکہ آگے سرجری کے بعد پوسٹ سرجیکل کمپلیکیشنز نہ ہوں. تو ایسے پیشنٹ پہ ڈیفینیٹلی ایسا ہوتا ہے کہ ان کی سرجیکل انٹروینشن کے بعد ہیلنگ بہت زیادہ ڈیلیڈ ہو جاتی ہے یا ہیلنگ ڈسٹربڈ ہو جاتی ہے. تو ڈائبٹیز کا اور ڈینٹسٹری کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے اور بہت امپورٹنٹ انٹریکشن ہے. تو بالکل ایسا ہے کہ جو ڈائبٹک پیشنٹ ہیں ان کو تو ہم بینگ اے ڈینٹسٹ ہم یہ سجیسٹ کرتے ہیں، ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اگر آپ کو ڈائبٹیز ہے تو آپ وداؤٹ اینی سمٹمس سال میں 2 بار ہر 6 مہینے پہ ڈینٹل کلینک وزٹ ضرور کریں، اپنا کمپلیٹ چیک اپ ضرور کروائیں. کیونکہ ڈائبٹیز سے سب سے جو مین امپیکٹ ہمارے اورل کیویٹی کے اندر پڑتا ہے وہ کہ مسوڑوں کی صحت پر پڑتا ہے، کہ مسوڑوں میں سویلنگ شروع ہو جاتی ہے، دانتوں سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے، اور ایک ہم جس کو ڈینٹل اٹیچمنٹ کہتے ہیں جو ہمارا مسوڑا دانتوں کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. ڈراپ ہو گئی ہے کال. جی ڈاکٹر صاحب. جی تو بالکل یہ ڈائبٹیز کا ڈائبٹک پیشنٹ کے اندر اس کی ڈینٹل انٹرونشن بھی ڈینٹل اس کی بھی چیزیں ہیں کہ جو ہے نا وہ ان کو خاص طور پر ایکسٹرا کیئر کرنی پڑتی ہے اپنے مسوڑوں کے لحاظ سے، کہ پراپر اس کی کلیننگ کریں، ہائیجین پراپر رکھیں.
साल में 2 बार डायबिटिक पेशेंट ज़रूर विजिट करें डेंटिस्ट को, और प्लस ये कि सर्जिकल केसेस के अंदर ख़ास तौर पर हम हीलिंग में इसको कंसिडर करते हैं। ओके, बिल्कुल। और जाहिर सी बात है जब डायबिटीज़ पेशेंट होता है तो उसके जो प्रोसीजर्स होते हैं उसमें भी आपको बड़े एक्सपर्ट ओपिनियन लेकर और कोई भी प्रोसीजर करना होता होगा, लाइक बड़ा उसको देखभाल के करना होता है। वैसे तो डेंटिस्ट्री का ताल्लुक कार्डिक से भी है और हर जगह पर देखी जाती है, पर हमारे पर अवेयरनेस लोगों को कम है, इस वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। अदरवाइज़ जो है वो बीमारियाँ तो आजकल इस तरह हमने अगर डेवलप कंट्रीज़ को देखें तो इस तरह कोप अप किया हुआ है कि शुगर का मरीज़ या हाइपरटेंशन का मरीज़ तो उसको प्रॉब्लम होती नहीं है, बट यहाँ पर अवेयरनेस की वजह से कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा है। सो कॉम्प्लिकेशन के ऊपर मज़ीद बात करेंगे कि डायबिटीज़ जो पेशेंट होते हैं उनको और मज़ीद क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। पर एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, देखते रहिए हेल्थ टॉक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं और हमारे यहाँ पर तकरीबन 50% अवाम का ये मसला है कि शुगर होती है उन्हें, और डॉक्टर साहब बड़ी अच्छी बातें भी हमें बता रहे हैं रिगार्डिंग द शुगर एंड उसके साथ साथ जो है उसकी कॉम्प्लिकेशंस। डॉक्टर नुमान शिराजी और डॉक्टर आमिर हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे मज़ीद भी पूछेंगे कि शुगर और किन किन मतलब कंडीशंस में हो सकती है और क्या क्या और अलामतें हो सकती हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि हमने बात कर ली 40 ईयर से अबव जो है वो ज़्यादा पाई जाती है। उसके बाद हमने बच्चों में बात की कि टाइप 1 उनके अंदर फैमिली हिस्ट्री या जेनेटिक्स की वजह से पाई जाती है। अब हम बात कर लेते हैं प्रेग्नेंट ख़वातीन पर। उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा मैंने कॉमन देखा है कि उनको शुगर बहुत ज़्यादा होती है, और आई डोंट नो अबाउट द बैकग्राउंड कि क्यों होती है। ये आप बताएंगे हमें और हमारे व्यूअर्स को कि प्रेगनेंसी में शुगर होने की क्या वजूहात होती हैं। बहुत अच्छा सवाल है फलक, ये और बहुत हॉट टॉपिक है क्योंकि ये डायबिटीज़ प्रेगनेंसी में बहुत कॉमन हो गई, और नए रिसर्च डाटा के मुताबिक हर 9वीं और 10वीं प्रेग्नेंट वुमेन जो है हमारी डायबिटिक है। ये पाकिस्तान में ही होता है डॉक्टर साहब, अब्रोड या डेवलप कंट्रीज के अंदर? ये जो डायबिटीज की प्रॉब्लम है ना, ये पूरा पेंडेमिक है, ये वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है। दिस इज अ पेंडेमिक, ओके जी। और इस पे मैं यहाँ पे आपको बड़ा इंपॉर्टेंट एक इंफॉर्मेशन देता हूँ कि नंबर 1 चाइना, नंबर 1, नंबर 2 इंडिया स्टेट, और हम जो पाकिस्तान है नाउ वी आर ऑन द 4th नंबर। हमारा जो ग्रोइंग रेट है डायबिटीज में अब 4थे नंबर पे है। बुरी चीजों में हमें जो है नंबर 1 नंबर 2 आना कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ये तो हमारी मतलब रस्म बन गई है कि अगर कोई चीज ऐसी हो रही है जो मतलब अच्छी नहीं है उसमें तो हमने पोजीशन लेनी है। वही फलक मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपकी बात को इंडोर्स के, हम किसी चीज में तरक्की करें या नहीं करें, डायबिटीज में हम बहुत तेजी से तरक्की कर रहे हैं। आज से 3 साल पहले हम 11वें नंबर पे थे, हम फिर 7वें नंबर पे आए और हम 4थे नंबर पे पहुंच गए हैं। और अब हमें फर्स्ट पोजीशन लेने में मेरे ख्याल से कोई कम टाइम नहीं है। और ये जो नंबर है ना, ये 4था इसलिए है कि हमारी पॉपुलेशन कम है। अगर हमारी पॉपुलेशन जस्ट इक्वल टू चाइना और अगर इंडिया के करीब हो जाए तो शायद हम उनसे बूस्ट कर जाएं। अभी जो न्यू IDF का डाटा आया है, जो इंटरनेशनल डायबिटीज ने डाटा दिया है, पाकिस्तान का ग्रोइंग रेट डायबिटीज में 17.8%। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं देखती हूँ कि हर शख्स जो मुझे मिलता है, लाइक उसके अगर 40 से अबव एज है तो वो यही कंप्लेन कर रहा होता है कि मुझे एक तो ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कॉमन पाया जाता है, वो तो छोटे बच्चों को भी हो रहा होता है कि उनका पता नहीं, आई डोंट नो, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन बहुत बढ़ गया है, तो ये वजह है। बाकी शुगर बहुत ज़्यादा, बहुत प्रॉब्लम। और ये जो फलक आपने सवाल किया ना, बेबी डायबिटीज, हमल वाली शुगर और प्रेगनेंसी गेस्टेशनल डायबिटीज जो कहते हैं, जिसमें मैंने कहा कि हर 9वीं औरत हमारी प्रेग्नेंट वुमेन जो है वो डायबिटिक है। इसकी वजह क्या है? सबसे पहली वजह नंबर 1, देखिए प्रेगनेंसी में अमूमन कुछ ऐसे हार्मोन्स निकल आते हैं जो इंसुलिन को काम करने से थोड़ी सी मुज़ाहमत देते हैं या उनको रोकते हैं। दिस इज अ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट और बहुत आपने इम्पॉर्टेंट बात की डॉक्टर साहब के। अब वजह मुझे भी पता चली है क्योंकि मैं क्लिनिकल साइड से अब थोड़ा हटी हुई हूँ, तो पढ़ा होगा कहीं, बिल्कुल। पर शुगर आपको प्रेगनेंसी में इसलिए होती है कि आपकी बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, एस्ट्रोजन,
प्रोजेस्टेरॉन और पता नहीं कितने हार्मोन्स निकल रहे होते हैं, आपका ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है, आपका प्रोलैक्टिन लेवल्स बढ़ते हैं, ये सारे ये इमरजेंसी हार्मोन, आपका एड्रेनलिन बढ़ जाता है, सारे के सारे आम आवाम जो सुन रहे हैं, मतलब आप समझिए कि ऐसी चीजें हो जाती हैं जो इंसुलिन को काम करने से रोक देती हैं। इसीलिए आगे क्या होता है, जैसे ही प्रेगनेंसी खत्म होती है वो वुमेन नॉर्मल स्टेज पे वापस आ जाती है, क्योंकि वो जो हार्मोन जो प्रेगनेंसी में बढ़े हैं वो दोबारा अपनी जगह पे वापस जाते हैं, इंसुलिन काम करना शुरू कर देते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पर एक और भी बात करनी चाहिए और मैं आपसे करूँगी, पूछूंगी कि हमारे यहाँ पर ये सब्जेक्ट होना चाहिए कि लाइक जब कोई औरत प्रेग्नेंट होती है और अगर वो प्रोन है डायबिटीज़ के, तो उसको ऑलरेडी प्रिवेंशन की बात कर देनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है एक्चुअली। थोड़ी सी हमारे यहाँ गाइडेंस की और गाइडलाइंस की कमी है। हम जब बाहर के मुल्कों में ट्रेनिंग और वो करते हैं तो हमें ये बताया जाता है कि अगर वुमेन अगर प्रेगनेंसी में डायबिटिक हो चुकी है तो सेकंड अगर वो जा रही है तो 6 महीना पहले वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करेगी और ये पूछेगी, डॉक्टर साहब मैं कंसीव दोबारा करना चाहती हूँ, तो वो डॉक्टर उसकी प्रिकॉशनरी मेजर लेगा और फिर बताएगा कि उसका HbA1c, यहाँ पे भी बात पहले जैसे फलक आपने पहले बात की, HbA1c हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, उसका HbA1c करेगा। अगर HbA1c 7 या 7 से बिलो है तो उसके लिए प्रेगनेंसी आइडियल है, वो कर सकती है। लेकिन HbA1c अगर हायर साइड पे 10 पे है, 11 पे है और वो प्रेग्नेंट होके हमारे पास आ जाती है तो कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और मैं यहाँ मिसकैरेज, एबॉर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये चीजें हमें ख्याल रखनी चाहिए। और यहाँ पे मैं अपनी रिक्वेस्ट करूंगा अपने प्रोफेशनल कोलीग्स जो हमारी गायनेकोलॉजिस्ट हैं जो देख रही हैं इस केसेस को, वो काइंडली उनको मैसेज दें कि आप अपना अगर एक प्रेगनेंसी में आप डायबिटिक हो चुकी है तो सेकंड से पहले आप अपना पहले चेकअप कंप्लीट करा के बॉडी को एनवायरमेंटल सही कर दें, उसके बाद देन यू गो फॉर द कंसीव, फिर आप प्रेगनेंसी पे जाएं तो बेहतर है, कॉम्प्लिकेशन से बचेंगे। और एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट फलक, ये एबॉर्शन मिसकैरेज के साथ साथ बच्चे में कंजेनाइटल पैदाइशी नुक्स होने का होता है और एक माँ बाप के लिए एक बच्चा जो सेहतमंद नहीं हो तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बाद में बन जाता है, ये मेन मसला है। सो डॉक्टर साहब, प्रेगनेंसी के हवाले से हम बात कर रहे हैं तो डेंटिस्ट्री में भी बहुत सारे जो मेरे पास डॉक्टर्स आते रहते हैं प्रोग्राम करने के लिए, दे ऑलवेज फोकसिंग ऑन द प्रेगनेंसी के डेंटिस्ट्री के अंदर प्रेगनेंसी का बड़ा गहरा ताल्लुक है। सो प्रेग्नेंट ख़वातीन जो होती हैं उनको डेंटिस्ट्री के क्या इशूज़ हो सकते हैं? जिस तरह डॉक्टर साहब ने बात की हार्मोनल चेंजेस आपके अंदर हो रही हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी बॉडी के हर ऑर्गन को इम्पैक्ट कर रही है, तो दांतों को कितना जो है वो इम्पैक्ट कर रही होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है डॉक्टर फलक, बस ये कि इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं की गई है। थोड़ा सा हमारे सोसाइटी में इसको शायद मायूब समझा जाता है, बट ये कि ये दुनिया भर में वर्ल्ड वाइड पैरामीटर है कि जब भी कभी प्रेगनेंसी या कंसेप्शन के बाद ये गायनेकोलॉजिस्ट रिकमेंड करती हैं कि आप अपनी स्कैनिंग कराएं या डेंटल चेकअप कराएं। हाँ, वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से, क्योंकि एक टर्म है, हमारी टेक्निकल टर्म है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड जिंजिवाइटिस, जिसमें हार्मोनल चेंजेस, यही मैं आपसे सुनना चाह रही थी, जिसमें हार्मोनल चेंजेस की वजह से डेफिनेटली वो जिंजिवाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, मसूड़ों से खून आना स्टार्ट हो जाता है। ऐसी कंडीशन में उनको कंसल्टेशन की ज़रूरत होती है, उनको स्कैनिंग की ज़रूरत होती है। तो ये वर्ल्ड वाइड दुनिया भर में रिकमेंडेशंस है कि प्रेगनेंसी के बाद आप डेंटल कंसल्टेशन, डेंटल चेकअप जरूरी है, बाद ही ड्यूरेशन में नहीं करा सकते। एग्जैक्टली। दूसरा पॉइंट, दूसरी चीज़ मैं आपको इसी तरफ आ रहा हूँ कि हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्शन ये है कि प्रेगनेंसी के अंदर हम डेंटल ट्रीटमेंट नहीं करा सकते, बट आप सफाई का तो ख्याल रख सकते हैं ना। कहती है नहीं, ये स्टडीज कहती हैं कि आप ओवरऑल द पीरियड आप किसी भी मोमेंट पे हर तरह की डेंटल ट्रीटमेंट करा सकते हैं। एग्जैक्टली। इम्प्लांट भी करवा सकते हैं, सर्जिकल प्रोसीजर में भी जा सकते हैं, इवन रूट कैनाल। इम्प्लांट अगर ना भी हो, इतनी इमरजेंसी नहीं होती, लेकिन हम अपनी प्रैक्टिस में देखते हैं कि लोग इमरजेंसी के अंदर होते हैं, पेन होता है, बट फिर भी जो है वो डेंटिस्ट के पास नहीं जा रहे होते ड्यू टू प्रेगनेंसी। तो सारे प्रोसीजर हो सकते हैं, इवन एक्सट्रैक्शंस हो सकती हैं, रूट कैनाल ट्रीटमेंट हो सकती है, फिलिंग्स हो सकती हैं। बस थोड़ी सी उसमें कुछ केयर करनी पड़ती है कि पोस्चर का ख्याल रखा जाए ड्यूरिंग डेंटल ट्रीटमेंट सेटिंग्स, और कुछ एंटीबायोटिक्स उसमें किसी खास पीरियड में हम ले सकते हैं, खास में नहीं ले सकते। तो इन चीज़ों को डेंटिस्ट अगर देखते हुए आपको कोई मेडिकेशन रिकमेंड करता है, प्रिस्क्राइब करता है, तो इवन तीनों ट्राइमेस्टर्स के अंदर हर तरह की डेंटल ट्रीटमेंट हो सकती है। बिल्कुल, ये स्टडीज़ कहती हैं ये कि किसी भी टाइम पे कोई वारंट नहीं है कि हम किसी डेंटल प्रोसीजर को डेफर करें ड्यू टू प्रेगनेंसी।
کچھ پریکاشنز ہیں اس کو فالو کرتے ہوئے ہم ہر طرح کی پروسیجرز کر سکتے ہیں. اور خاص طور پر جو آپ نے ذکر کیا کہ پریگنینسی کے اندر جو نا جنجیوائٹس ایک کامن بہت زیادہ کامن چیز ہے یہ. تو ایون ہر جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہماری گائناکولوجسٹ کو ایک ہی پروٹوکول ہونا چاہیے کہ آپ کے کنسیپشن کے بعد آپ ایک دفعہ ڈینٹل کنسلٹیشن ضرور لیں. اور اگر کہیں کوئی اورل ہائیجین کمپرومائزڈ ہے تو اس کو انیشیلی اس کو جو ہے ٹریٹ کر لیا جائے, اس کی اسکیلنگ وغیرہ کرا لی جائے, کیونکہ جیسے جیسے ٹائم آگے بڑھتا ہے پھر وہ کمپلیکیشنز اگر بڑھتی ہیں تو پھر لوگ ویسے اوائڈ کرتے ہیں ٹریٹمنٹ کروانے سے. تو اس چیز کو ایک پروٹوکول کے طور پر فالو کریں. ایکسیلنٹ. ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ بالکل, یہ میں ڈاکٹر شازی کی بات کو بہت انڈوز کروں گا. یہ بڑا امپورٹنٹ فلک ایشو ہے کہ پریگننسی میں ہمیں انکاؤنٹر ہوتا ہے کہ بار بار فیمیل جو ہے نا ڈینٹل پرابلم سے آتی ہے. پریگننسی میں ایک ورڈ فلک ہمیں تمام پبلک کو یاد ہونا چاہیے, دس از اسٹریسفل کنڈیشن. یہ پریگننسی میں ہر عورت جو ہے وہ ایک اسٹریسفل کنڈیشن میں ہے, اس پہ ایک ایمرجنسی نافذ ہے, اس پہ ہر سویا ہوا انفیکشن پریگننسی میں اٹھ جائے گا. اب وہ ڈائبٹیز ہے وہ بھی اٹھے گی, ڈینٹل پرابلم جو پہلے سوئی ہوئی تھی وہ بھی اٹھ جائے گی. اسی لیے جو گائناکولوجسٹ ڈاکٹر شرازی نے بار بار یہ بات بولی, اس کو یہ بات ہونا ہے کہ اگر ایسی پرابلم ہے تو وہ فوراً ڈینٹل کنسلٹ وہ کرے اور اس سے جو اس کو جو ٹریٹمنٹ بیسٹ ہو سکتا ہے وہ ضرور کرے. کیونکہ یہاں پہ ڈاکٹر شرازی نے کہا کہ لوگ پین لے رہے ہوتے ہیں اور اسٹریس کو اور ہارمون ایمرجنسی ہارمونس کو اور بڑھا رہے ہوتے ہیں, اس سے انفلیمیشن اور بوسٹ ہو جاتی ہے, تو وہ چیزیں جو ہے نا وہ اور خرابی کی طرف جاتی ہیں. تو یو شوڈ چیک کہ آپ کو آپ ہر ٹریٹمنٹ ڈیورنگ پریگننسی لے سکتے ہیں. آپ کا ڈاکٹر دے رہا ہے تو یقیناً وہ سیف گائیڈ لائنس کو ضرور فالو کرے گا. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اصل میں فلک پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں گائیڈ لائنس کا بڑا مسئلہ ہے اور اویئرنیس کا. ابھی ڈاکٹر صاحب سوری ٹو انٹرپٹ یو, بٹ میں ابھی اپنے ویور سے بھی بات شیئر کرنا چاہتی ہوں اور اس پلیٹ فارم کے تھرو کرنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کسی ترقی پذیر یا ترقی یافتہ کی بات کرتے ہیں کہ ہم ترقی پذیر ملک ہیں اور ترقی یافتہ کی ہم بات کرتے ہیں, تو آپ اگر کوئی میڈیکل نیوز دیتے ہوئے آپ کو گائیڈ لائن کی اور ریفرنس کی ضرورت بہت زیادہ ہوتی ہے. تو یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ سوشل میڈیا ہمارا ماشاءاللہ ہر بات ہو جاتی ہے, ہر چیز ہو جاتی ہے, ملین ویوز بھی آ جاتے ہیں وداؤٹ اینی آتھینٹیکیشن, وداؤٹ اینی ریفرنس, وداؤٹ اینی گائیڈ لائنس کے اوپر ٹوٹل بات کریں گے اور بہت زیادہ اس کو ایمفیسائز کریں گے ڈاکٹر صاحب. پر ایک بریک کی جانب چلتے ہیں, دیکھتے رہیے ہیلتھ ٹاک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آج ہم بات کر رہے ہیں ڈائبٹیز کی اور اس کے ساتھ ہم ڈینٹل سرجری کی بھی بات کر رہے ہیں. ہم بات کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے گائیڈ لائنس اور ریفرنس کی کہ گائیڈ لائن اور ریفرنسز کتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. میرے خیال سے بہت سارے لوگوں کو گائیڈ لائنس اور ریفرنسز کے بارے میں پتہ بھی ہوگا پر ہم اس کو ٹچ نہیں کرتے. اگر ہم کوئی بھی بات کرتے ہیں, ہم میڈیکل شوز کر رہے ہوتے ہیں, میڈیکل کی کوئی بھی آپ ولاگ بنا رہے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں, پر اس سے پہلے ایک بار آپ گائیڈ لائنس, انٹرنیشنل گائیڈ لائنس اور جو آپ کی اپڈیٹڈ گائیڈ لائنس ہوتی ہیں, کیونکہ دیکھیے بہت سارے ریسرچز ہوتی ہیں, پبلش ہو جاتی ہیں, پر وہ اپڈیٹڈ نہیں ہوتی, نیو ہوتی ہے, اس میں کچھ اور اس کے ریزلٹس ہوتے ہیں. تو یو ہیو ٹو چیک دا اپڈیٹڈ گائیڈ لائنس, اور اس کے بعد بات کریں گے تو بات کرنے میں مزہ بھی آئے گا اور آپ ایک اوتھینٹک انفارمیشن اپنے ویورز تک پہنچائیں گے. جی ڈاکٹر صاحب, ہم بات کر رہے تھے گائیڈ لائنس اینڈ ریفرنسز کی. ہمارے یہاں پر بہت سارے لوگ میڈیکل ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں اور نیوز بھی بریک کر رہے ہوتے ہیں. میں نے بہت سارے چینلز کو بھی دیکھا ہے کہ دے آر بریکنگ دا میڈیکل نیوز. سو کیا کہیں گے اس کے بارے میں, گائیڈ لائنس, اپڈیٹڈ گائیڈ لائنس اینڈ ریفرنسز کتنی امپورٹنس رکھ رہے ہوتے ہیں؟ فلک یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور یہ جو بات آپ نے کی نا, ویلاگس بن رہے ہوتے ہیں, پلس بہت سے چینلز اس کو چیزوں کو ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو اس میں عموماً طور پہ میں نے یہ دیکھا ہے گائیڈ لائنس اور ریفرنسز کو بالکل جو ہے نا وہ فالو نہیں کیا جاتا ہے, اور چیزیں سمجھ بوجھ نہیں ہوتی نا ڈاکٹر صاحب. یہ تھوڑا سا یہ کہ بنانے سے پہلے یا کوئی چیز سوشل میڈیا پہ ڈالنے سے پہلے اس کو ضرور چیک آؤٹ کر لیں, کیونکہ عام پبلک جب اس کو دیکھتی ہے نا تو اس کو وہ بہت جلدی کیچ کرتی ہے. اور معذرت کے ساتھ ہمارے یہاں بڑا پرابلم ہے کہ اچھی چیز کو کیچ کرنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے, لیکن جو عموماً ویسی چیزیں ہوتی ہیں اس کو بہت جلدی کیچ کر لیتے ہیں. تو تھوڑا سا یہ خیال رکھتے ہوئے, جیسے ابھی بات ہو رہی تھی اس کی ریفرنسز کی اور گائیڈ لائنس کی, ہم نے یہ ڈائبٹیز کی فیلڈ میں ہم نے باقاعدہ گائیڈ لائنس بنائی ہوئی ہیں. اے ڈی نے ہمیں ریکمینڈ کیا ہے, امریکن ڈائبٹک ایسوسیشن نے, آئی ڈی ایف نے ریکمینڈ کیا ہے کہ آپ کو اسٹارٹ کیسے کرنا ہے ٹریٹمنٹ.
अगर अपने डायबिटिक मरीज का ट्रीटमेंट कैसे स्टार्ट करना है। अब डायबिटिक पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट करने का प्रोटोकॉल है कि भाई आप मेडिसिन दें, मेडिसिन के बाद आपने उसका देखा HbA1c सेटल नहीं हुआ, सेकंड मेडिसिन लगाएं। उसके बाद यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये खड़ा होता है फलक, बहुत लोगों के लिए शायद वो एक इंटरेस्टिंग सेगमेंट हो कि डॉक्टर साहब मैं इंसुलिन कब शुरू करूं। ये इंसुलिन, क्योंकि इंसुलिन का एक हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है कि एक डर खौफ है कि इंसुलिन इज द लास्ट ट्रीटमेंट। अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन सेकेंड स्टेप के बाद आप किसी भी वक्त इंसुलिन स्टार्ट कर सकते हैं। और मैं यहां पर एक जुमला अपने हर मरीज को बोलता हूं, इंसुलिन आखिरी उम्मीद नहीं बल्कि पहला इंतखाब भी हो सकता है। तो ये वो वर्ड ऐसा है कि आपके माइंड में होना चाहिए कि अगर आपका डॉक्टर। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि मेडिकेशंस जो हैं, हम लोग क्यों बात करते हैं, क्यों हम डेवलप कंट्रीज की तरफ देखते हैं जब हम मेडिसिन की बात करते हैं कि वो मेडिसिन से बहुत रिसर्च करते हैं, मेडिसिन लिखते हुए बहुत रिसर्च करते हैं, मेडिसिन को यूज़ करते हुए बहुत रिसर्च करते हैं। यहाँ पर आप देखें ना कि हर बंदा पैनाडोल ठीक है आपने दर्द के लिए ले लिया, अदरवाइज और जो एंटीबायोटिक्स होती हैं उसका भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। डॉक्टर साहब आपकी फील्ड जो है वो डेंटिस्ट्री है, हम हमेशा एस्थेटिक्स के ऊपर बात कर रहे होते हैं, दांतों की जो है पॉलिशिंग, वाइटनिंग एंड पता नहीं अब तो बहुत नए नए प्रोसीजर्स आ गए हैं। सो एंटीबायोटिक्स का जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि एंटीबायोटिक्स जैसे एंटीबायोटिक्स हो गई या कोई भी थेराप्यूटिक ड्रग हो गई आपकी, इंसुलिन जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा, तो क्या कहेंगे आप मेडिसिन के बारे में इन डेंटिस्ट्री पर, साथ साथ में आप छोटा मोटा जो है वो वाइटनिंग और स्केलिंग के बारे में भी हमारे व्यूअर्स को बताइएगा। बिल्कुल, देखिए हम बहुत सारे डेंटल प्रोसीजर्स के अंदर बहुत डायर नीड ना हो तो उस वक्त तक एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब नहीं करनी चाहिए, बट हमारे यहाँ एक कॉमन प्रैक्टिस बनी हुई है कि हर प्रॉब्लम के लिए सबसे पहले डॉक्टर का कलम चलता है और एंटीबायोटिक लिखते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, एंटीबायोटिक के अपने कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा डॉक्टर साहब ड्रग इंटरेक्शन की बात कर रहे थे, तो बिल्कुल ऐसा है कि हम पेशेंट जो है वो हमारे यहाँ काउंटर सेल बहुत ज़्यादा है कि पेशेंट खुद से जाता है फार्मेसी पर और अपनी मर्जी से वो दांत की दवा खरीद लेता है। अब बहुत सारी पेन किलर्स ऐसी हैं जो गैस्ट्रिक इश्यूज़ में, जो पेप्टिक अल्सर्स में और दीगर चीज़ों में अगर आपको पेट की कोई प्रॉब्लम है तो उस बीमारी को बढ़ा देती है, तो वो हमें खुद से यूज़ नहीं करनी चाहिए। बहुत सारी दवाएं ऐसी हैं जिनमें सॉल्ट होता है, वो बीपी को शूट कर सकती है, तो खुद से एक तो सेल्फ मेडिकेशन को हमेशा अवॉइड करना चाहिए। और दूसरी चीज़ आपने कही कि प्रोस्थेटिक कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री के हवाले से, तो बिल्कुल ये आजकल एक बहुत ज़्यादा एडवांसिंग फील्ड है ये, कि अब तो चूंकि एक दिन ब दिन एक मीडिया का दौर है, हर शख्स के हाथ में सेल्फी के लिए मोबाइल रेडी है, जो है वो वीलॉग है, अब तो हर कोई अपने आप को सेलिब्रिटी बनाना, ग्लैमरस लुक चाहिए, तो इसके लिए जो है वो पॉलिशिंग, डेंटल ब्लीचिंग वगैरह, टूथ वाइटनिंग, ये बहुत ज़्यादा आजकल कॉमन है। और पहले तो हम ये देखते थे कि सेलिब्रिटीज़ ज़्यादा इस तरफ जाते थे कि विनियरिंग करवा रहे हैं और दांतों की स्माइल मेक ओवर हो रही है और जो है वो ब्लीचिंग हो रही है, बट अब कॉमनली लोग इस चीज़ के लिए हमसे रब्ता करते हैं कि हमें टूथ ब्लीचिंग करानी है, टूथ वाइटनिंग करनी है, विनियरिंग करानी है, दांत अगर थोड़े क्राउडेड हैं तो उसको सीधे करवाना है ताकि उनकी एक स्माइल एनहेंस हो जाए। बेसिकली एक स्माइल, एक हमारा पूरा चेहरे का फेस प्रोफाइल हमारा स्माइल बनाती है। आपने जब हंसकर किसी को देख लिया तो आपकी शुगर एग्जैक्टली एक्चुअली जब स्माइल होता है तो स्ट्रेस लेवल डाउन हो जाता है ना, जब स्ट्रेस डाउन होगा तो शुगर लेवल डाउन हो जाएगी। एग्जैक्टली, तो पूरा फेस प्रोफाइल चूंकि हमारी स्माइल से बनता है तो स्माइल मेकओवर आजकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, लोग इसके लिए बहुत रब्ता करते हैं। अब तो बिल्कुल बहुत ज्यादा जो है ना वो स्माइल के ऊपर कि भाई बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो बहुत अवेयरनेस लोगों को हो गई है कि स्केलिंग और ये सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं कि हर तरह की स्माइल मेकओवर जो है वो हम प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, अब बात कर रहे हैं जब हम स्माइल की और क्या कहते हैं एक एस्थेटिक की, तो फिर जेब पर भी नजर पड़ती है। जरा बताइएगा कि ये कितना एक्सपेंसिव होता है या फिर हर बंदा कर सकता है? बिल्कुल, ये अब अफोर्डेबल रीच के अंदर है, बिल्कुल इकोनॉमिकल प्राइसेस के अंदर है। और इवन डॉक्टर ईसा डेंटल सर्विसेज का एक मेन मोटो ही यही है कि हम सारी डेंटल प्रोसीजर्स वाइटनिंग भी इकोनॉमिकल रेंजेस के अंदर करते हैं। बिल्कुल, वाइटनिंग भी जो है वो अच्छा। कुछ थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट ये कि बेयरेबल है। देखिए आ गया ना यहाँ पर एक्सपेंसिव। देखिए एक नॉर्मल, जब मतलब मैं ये कहूंगा कि आप जितने पैसे अपने फेशियल पे या बालों की रिबॉन्डिंग पे खर्च करते हैं उससे कहीं सस्ता ब्लीचिंग है कि आप अपने टूथ वाइटनिंग करा सकते हैं। और कितना परसिस्टेंट रहता है डॉक्टर साहब, कितनी इसकी लाइफ है? देखिए बिल्कुल, ये इट डिपेंड्स ऑन द डाइट कि जिसका चाय वगैरह का इस्तेमाल ज्यादा है या जो लोग स्मोकिंग करते हैं या इस तरह की चीजें या स्पाइसेस बहुत ज्यादा यूज करते हैं, उनमें कुछ हद तक जो है वो उसका इफेक्ट कम हो जाता है, बट फिर भी 6 महीने तक तो आपकी अच्छी एक ब्राइट स्माइल रहती है, एक ब्राइट लुक रहता है और फेस प्रोफाइल आपका जगमगाता रहता है। ओके। और छोटे बच्चों का भी दांतों का बड़ा मसला रहता है उनके, क्योंकि जब हम लोग एडल्ट हो जाते हैं तो हमारे दांतों का स्ट्रक्चर
भरपूर बन जाता है। बच्चे जो होते हैं उनको जाहिर सी बात है एक एक दांत निकल रहा है, कभी वहां से कभी यहाँ से कभी यहाँ से, और उनका मसला होता है कि बच्चे जो है ना वो खाने पीने में भी एहतियात नहीं कर रहे होते, तो दांत निकलने से पहले ही खराब हो जाते हैं। तो जरा इसके बारे में भी बताइएगा कि एग्जैक्टली चूंकि आजकल हमारा एक डाइट मॉडिफिकेशन इस तरह की हो गई है कि जंक फूड का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, तो ये टोटली डैमेजिंग है बच्चों के लिए। चॉकलेट्स, टॉफीज, चॉकलेट, कैंडीज वगैरह ये कैरियोजेनिक डाइट्स हैं जो दांतों को खराब करती हैं। तो हम रिकमेंड यही करते हैं पेरेंट्स के लिए खास तौर पर कि बच्चों को तो हम बहुत ज्यादा नहीं रोक सकते इन चीजों से, बट हम केयर ये कर सकते हैं कि रात को सोने से पहले ब्रशिंग की हैबिट जरूर हो। अगर ब्रशिंग प्रॉपर होगी तो वो कुछ भी खाएं वो दांतों में वक्ती तौर पर जमने से दांत खराब नहीं होते। और प्लस ही कि जहां एक कंसेक्यूटिवली दांत गिर रहे होते हैं, पक्के दूसरे दांत निकल रहे होते हैं, तो इसको प्रॉपर चेक रखें। अगर कहीं पेरेंट्स देखते हैं कि एक दांत गिरने से पहले उसके पीछे से दूसरा दांत निकल रहा है तो टाइमली उसको चेक करवाएं, क्योंकि अगर ये चीज अनचेक्ड रह जाएगी तो वो फिर क्राउडिंग कॉज करती है कि दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं। तो इसको प्रॉपरली टाइम पे ट्रीट किया जाए। अलावा डॉक्टर साहब कोई हल है दांतों के अलाइनमेंट का? कोई हल? मुझे तो क्योंकि बड़ा ब्रेसेस खतरनाक सा लगता है और पूरे दांतों को अलाइन। एग्जैक्टली देखें, वही आपकी बात को ही मैं सेकंड करूंगा कि ब्रेसेस उस वक्त लगाते हैं जब दांत खराब हो चुके होते हैं, क्राउडेड हो चुके होते हैं। अगर हम उसको एक स्टेप पहले से प्रिवेंटिव मेजर्स लें, उसको उस स्टेज में हम देखें और केयर करें जब दांत निकल रहे हैं, तो हम डेफिनेटली इस चीज से बच सकते हैं कि हमें उस ब्रेसेस की ट्रीटमेंट की तरफ जाना ही नहीं पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। स्माइल की बात कर रहे थे कि स्माइल आपकी कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाता है। जब आप कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा तो आप अपना हर काम बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगे, और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, काम अच्छे होंगे तो आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा। जब स्ट्रेस लेवल कम होगा तो आपको शुगर नहीं होगा। सब इंटरेक्शन है, सब इंटरेक्शन है। सो स्ट्रेस का और आपकी शुगर का बड़ा गहरा ताल्लुक है। बहुत सारे मैंने ऐसे पेशेंट्स भी देखे हैं जिनकी जीन्स में भी शुगर नहीं होता, जिनकी डाइट भी बड़ी सिंपल डाइट होती है, पर वो एक्स्ट्रा सेंसिटिव लोग होते हैं, बहुत स्ट्रेस लेते हैं, हर छोटी बात के ऊपर परेशान हो जाते हैं, उनको शुगर बहुत जल्दी हो जाता है। एग्जैक्टली मतलब देखिए, अभी मैंने कहा ना कि जैसे मैंने प्रेगनेंसी के हवाले, आप जब स्ट्रेस में होंगे ना, आपके बॉडी के इम्यूनिटी हार्मोन्स एक्टिवेट हो जाएंगे और वो हमेशा प्रॉब्लम करेंगे, और वो जब एक्टिवेट होंगे तो आपका हर सोयावा मर्स, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो हाइपरटेंशन हो, चाहे वो हार्ट अटैक हो, चाहे वो आपका डेंटल प्रॉब्लम हो, हर चीज आपकी क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब? स्ट्रेस तो मुझे भी बहुत होता है। हाँ, स्ट्रेस देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं आज से कुछ अर्सा पहले जर्मनी गया था। जर्मनी में मेरे साथ गाइड था, उसने कहा कि यहाँ एक्सपेक्टेड एज जर्मनी में 89 ईयर्स लोग बनने की एक्सपेक्टेड एज है, जो डाटा है। पाकिस्तान की इस वक्त एज जो है 59 और 60 एवरेज एज है। वही ना, पाकिस्तान की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो तो वो बहुत मैं अपने यहाँ पे आपके प्लेटफॉर्म से यहाँ पे मैसेज देना चाहता हूँ कि जो एक स्ट्रेसफुल जिंदगी, हमारी 24 घंटे हमारी जो लाइफ स्ट्रेस पे चल रही है और इमरजेंसी हार्मोन एक्टिव है, इसको कूल डाउन करें। देखिए पहले जमाने के लोग कम खाते थे, कम मटेरियलिस्टिक सोच थी, खुश थे, डायबिटीज नहीं थी, हार्ट अटैक नहीं था। थोड़ा सा लाइफ स्टाइल अपना हल्का करें। कराची की अगर मैं बात करूं, क्योंकि हम कराची के रेजिडेंट्स हैं, कराची में रहते हैं, हमारे लाइफ स्टाइल में और आप इंटीरियर में चले जाएं, मेजर डिफरेंस लगेगा आपको। और एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट, अभी डॉक्टर साहब ने कहा प्रिवेंशन की बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक चीज मैं बताना चाहता हूं, यहां पर डायबिटीज से प्रिवेंशन कैसे की जा सकती है। सवाल ये खड़ा होता है, डॉक्टर साहब क्या मैं डायबिटीज से बच सकता हूं अगर मैं रिस्क फैक्टर में हूं? रिस्क फैक्टर वही जो हमने पहले डिस्कस किए थे, आप ओवरवेट हैं, आप एक्सरसाइज नहीं करते, आपकी फैमिली में डायबिटीज है। सिंपल अभी जो बात हुई कि खाना सही खाइए, कार्बोहाइड्रेट थोड़ा कम कर दीजिए, प्रोटीन ज्यादा खाइए। अगर हम बिल्कुल ही हटा दें तो कार्ब्स, क्योंकि डॉक्टर साहब बहुत सारी जब हम डाइट्स ऐसी होती हैं जिसमें हम कार्ब्स बिल्कुल हटा देते हैं, तो ये बॉडी के लिए कोई नुकसानदेह तो नहीं होता? एक्चुअली ऐसी डाइट्स को हम कीटो डाइट्स कहते हैं। कीटो डाइट्स, लेकिन कीटो डाइट्स में ऐसा देखिए कार्बोहाइड्रेट हमारा मेन पेट्रोल है जिससे हमें एनर्जी प्रोड्यूस करनी है। अगर आप पूरा हटा देते हैं तो हमें यह शक होता है कहीं ऐसा ना हो कि अगर ओवर एक्टिविटी हो तो प्रोटीन ज्यादा बर्न होने से फिर वो, क्योंकि प्रोटीन हमारा कीटो डाइट है, वो एनर्जी नहीं दे सकता, हमारा फैट ही एनर्जी हमें देगा। तो उससे एक खतरनाक मॉलिक्यूल पैदा होता है जिसे हम कहते हैं आम लफ्जों में, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, कीटोन्स। तो कीटोन्स थोड़ा सा हमें देखना पड़ता है, इसलिए हम पेशेंट से कहते हैं कि आप पूरा रिड्यूस ना करें, आप थोड़ा इत्तेदाल में रह के। डॉक्टर साहब बिल्कुल हमारे पास टाइम बहुत कम है, बातें तो बहुत सारी हैं और बड़ा एंजॉय भी कर रहे हैं और आई होप सो हमारे व्यूअर्स भी कर रहे होंगे। क्या लास्ट मैसेज देना चाहेंगे रिगार्डिंग स्माइल? बिल्कुल, अपने
آپ اپنی ہائیجین کا اگر خیال رکھیں, اورل ہائیجین بہتر رکھیں گے تو آپ کے دانتوں کی صحت بھی اچھی رہے گی, آپ کی اسمائل بھی بہتر رہے گی. تو بالکل سب سے کی پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے ہائیجین بہتر رکھنی ہے, انشاءاللہ ڈائبٹیز سے بھی بچ سکتے ہیں اور دانتوں کی تمام بیماریوں سے بھی بچ سکتے ہیں. بالکل. اینڈ ڈاکٹر صاحب آپ کیا میسج؟ بہت امپورٹنٹ میسج, اپنی لائف کو ایکٹیو کریں, سیڈنٹری لائف اسٹائل سے ہٹیں, صحیح کھائیں, کاربوہائیڈریٹ کم کھائیں, پروٹین پہ زیادہ زور دیں. اور ایک بہت امپورٹنٹ میسج آخری سیکنڈوں میں بتا دوں کہ ہمارے یہاں سائز کا بڑا امپورٹنٹ ہے. میں ایک پلیٹ کا 1/4 حصہ چاول جسٹیفائی 25%. ہمارے یہاں کانسیپٹ کیا, پوری پلیٹ میں چاول بھر دو اس کے بعد کھاؤ. تو ڈائٹ پیٹرن اپنا سیٹل ڈاؤن کریں, ایکٹیو کریں. سلیکٹ دا ڈائٹ لائک کہ آپ نے اپنی ڈائٹ میں ویجیٹیبلس بھی لینی ہیں, آپ نے فروٹس بھی لینے ہیں. بہت سارے لوگ بہت میٹھا کھا رہے ہوتے ہیں جبکہ میٹھے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ آپ کی باڈی میں لائک سمجھ لیں کہ آپ کچھ بھی نہیں کھا رہے ہیں, وہ آپ کی باڈی کے اندر نہ پروٹینز بنا رہا ہے نہ کچھ اور ہو رہا ہے, اور بلکہ آپ کو نقصان ہی دے رہا ہوتا ہے. تو میٹھا بہت کم کھائیں, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سیڈنٹری لائف اسٹائل سے تھوڑا ہٹیں. ایکسرسائز از ویری امپورٹنٹ, ویری امپورٹنٹ. ہمارے یہاں پر نہیں کرتے لوگ. پتہ ہے بہانہ کیا ہے کہ ہم تھک جاتے ہیں, ٹائم نہیں ملتا. ایکچوئل سب سے بزی لائف ہے, ڈاکٹر صاحب ٹائم نہیں ملتا. اور فلک پیشنٹ ہم سے کیا کہتا ہے, ڈاکٹر صاحب جم چلا جاؤں, ڈاکٹر صاحب ٹریڈ مل لے لوں. ہم کہتے ہیں بھائی کچھ بھی کر لو, بس 30 منٹ کمرے میں ہی واک کر لو, 5 منٹ صبح, 5 منٹ دوپہر, 5 منٹ ایمٹی اسٹمک کرو, ایکٹیو کرو. بچوں کو بولو بائک اسٹارٹ کر کے دہی لینے مت جاؤ بھائی, پیدل چل کے جاؤ دہی لینے. لائف کو تھوڑا سا ایکٹیو کرو, ڈائبٹیز کا ریشیو یوں نیچے آئے گا. جادو کی طرح انسولین کام کرتی ہے ایکسرسائز پہ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, آپ پروگرام میں تشریف لائے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اسمائل کی باتیں ہمیں کہیں. بہت مشکل سے, بہت قیمتی ہے آج کل اسمائل جو ہے نا وہ بڑی قیمتی ہو گئی ہے, صرف آرٹیفیشلی مل رہی ہوتی ہے, ریئل والی تو نہیں نکل رہی ہوتی ہے. خیر آئی ہوپ سو آپ لوگوں کو ہم نے میگزیمم انفارمیشن پرووائڈ کرنے کی کوشش کی ہے. اپنی میزبان فلک قادر کو اجازت دیجیے گا. بہت شکریہ, اللہ حافظ.